अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है एम्प्लॉयमेंट पे। सबसे पहले हमने ये डिस्टिंग्विश करना है कि एक पर्सन जो है वो किसी भी सेकंड पर्सन के लिए अगर काम कर रहा है तो क्या वो एम्प्लॉई है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपना घर बनवाते हैं तो आप एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपका एम्प्लॉई नहीं है। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आपका एक बिज़नेस है, वहाँ पे एक सेल्स पर्सन हायर करते हैं तो वो सेल्स पर्सन जो है वो आपका एम्प्लॉई है। अब ये तो बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एम्प्लॉई नहीं है जबकि सेल्स पर्सन जो है वो एम्प्लॉई है। लेकिन अंडर द लॉ ये डिसाइड करना ये इतना इजी नहीं है। सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे इट इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि एक पर्सन एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो वो पर्सन एम्प्लॉई है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, द पर्सन इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में हम एक्चुअली डिस्टिंग्विश करते हैं या एक्चुअली हम हाईलाइट करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो इट मीन्स दैट द पर्सन कंसर्न्ड इज़ एम्प्लॉई, अदरवाइज वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ ये है कि जो लॉ की डेफिनेशन है, लॉ एम्प्लॉई का वर्ड यूज़ नहीं करता, वो बेसिकली वर्कर्स का वर्ड यूज़ करता है। और वर्कर जो है वो वाइडर टर्म है देन एम्प्लॉयज़। अब वर्कर्स में जो है वो बहुत से लोग आते हैं, शॉर्ट टर्म कैजुअल वर्कर्स भी वर्कर्स में शामिल होते हैं। सम फ्रीलांसर्स जो हैं उनको भी वर्कर कहते हैं। अब वर्कर्स को जो है वो बेसिक एम्प्लॉयमेंट राइट्स जो हैं वर्कर्स को भी अवेलेबल हैं, लेकिन दो उनके पास वो एम्प्लॉयमेंट के कंप्लीट राइट्स नहीं होंगे, लेकिन उनके पास कुछ बेसिक एम्प्लॉयमेंट राइट्स होंगे। अब एम्प्लॉई कौन है? एन एम्प्लॉई इज एन इंडिविजुअल हु हैज़ एंटर्ड इनटू और वर्क्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और अप्रेंटिसशिप। तो अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ जहन में रखनी है कि इवन एक अप्रेंटिस है जो किसी भी जगह पे ट्रेनिंग के लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया हुआ है, तो उसका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है, और अगर वो एक्सप्रेस है तो वो ओरल भी हो सकता है और इन रिटर्न भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न ही हो। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट को लेटर ऑन कोर्ट के अंदर प्रूव करना जो है वो एक मुश्किल काम होता है। इसलिए ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ हैं, पर वो पर्टिकुलरली वो एम्प्लॉयज़ जो कि ज़्यादा बेहतर मतलब पोजीशन पे काम कर रहे हैं, दे प्रेफर द कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न। वर्कर क्या है? अ वर्कर इज एनी इंडिविजुअल हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ वर्कर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, और एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट वेयर एन इंडिविजुअल अंडरटेक्स टू डू और परफॉर्म पर्सनली एनी वर्क और सर्विस। वो कोई भी काम हो सकता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो वर्कर है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे घर के कामों के लिए आप कोई बंदा रख लेते हैं तो वो एक वर्कर है। अब वर्कर के पास बेसिक एम्प्लॉयमेंट राइट्स जो हैं वो हैं। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब साइन होगा तो उसके जो टर्म्स हैं वो डिसाइड होंगी पहले से। अब टर्म्स अगर एक्सप्रेस हैं तो वो तो इन रिटर्न होंगी, वो जो भी टर्म्स हैं। और जो दो पार्टीज़ हैं उनका आपस में उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उनके पास फ्रीडम है कि वो किसी भी टर्म पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अनलेस के वो टर्म्स इलीगल ना हों। बट देर आर सर्टन एम्प्लॉयड टर्म्स एज वेल। वो टर्म्स जो हैं वो यूजली एम्प्लॉय कहाँ से होंगी? कस्टम से होंगी या प्रैक्टिस जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो नॉर्म चल रहा है उसकी बेस पे वो टर्म्स जो हैं वो एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल,
हम बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में अब कुछ तो स्टैट्यूटरी भी हैं, या एक किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अगर हम वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो वो 10 आवर्स हैं। अब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में रिटन नहीं है तो ये अंडरस्टूड बात है कि कोई भी वर्कर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा किसी एम्प्लॉयर के साथ तो वो जो वर्किंग आवर्स एज्यूम किए जाएंगे वो 10 आवर्स होंगे। लेकिन एम्प्लॉयड टर्म्स जो हैं उनको जब हम वैलिडेट करना चाहते हैं तो देर द टर्म्स मस्ट बी रीजनेबल, सर्टन एंड नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब ये है कि उसको प्रूव करने की ज़रूरत ना पड़े, वो अंडरस्टूड हो, उसमें कोई वेग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। उसको प्रूव करने की हमें कोई स्पेशल हमें फर्दर डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। दे मस्ट रिप्रेजेंट द विशेज़ ऑफ बोथ पार्टीज़। अब कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दोनों पार्टीज़ का होता है और उसमें जो उनकी फ्रीडम है वो लाजमी है, उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ द कस्टम और प्रैक्टिस मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द पार्टी सीकिंग टू रिलाई ऑन द टर्म। अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉई है, उन दोनों के दरमियान किसी किस्म का डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, केस कोर्ट में चला गया। अब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, अब केस कौन लेके जा रहा है? जो भी पार्टी उस एम्प्लॉयड टर्म को यूज़ करना चाहती है वही पार्टी जो है वो प्रूफ देगी कि ये टर्म जो है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर या अकॉर्डिंग टू कस्टम और अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस जो है वो इन प्रैक्टिस है, एम्प्लॉयड टर्म है। Distinction must be made between employing terms that make minor and the terms that make fundamental changes to the contract। अब एम्प्लॉयड टर्म्स जो हैं वो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर वो स्टैट्यूट ने उसको डिफाइन किया हुआ है तो वो क्या करती हैं, वो रिटन टर्म्स को ओवरराइड कर देती हैं। तो अगर कोई भी ऐसी एम्प्लॉयड टर्म है जिसको यूटिलाइज करना चाहता है कोई भी बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट की को प्रूव करने के लिए कि उसके साथ कोई ब्रीच हुआ है, तो उसको ये डिस्टिंक्शन लाजमी है कि वो जो एम्प्लॉइंग टर्म थी, जो एम्प्लॉयड टर्म थी, वो माइनर चेंजेस लेके आ रही है कॉन्ट्रैक्ट में या फंडामेंटल चेंजेस लेके आ रही है। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके लिए कुछ जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि विद इन 2 months ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयर मस्ट गिव टू, अब यहाँ पे 2 months जो हैं वो याद रखने हैं, इस पे स्टेट वे MCQ आ सकते हैं। द एम्प्लॉयर मस्ट गिव टू एन एम्प्लॉय अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयर को जो है उसको ये लाजमी है कि वो एक रिटन स्टेटमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करे। उस रिटन स्टेटमेंट पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होंगी? सबसे पहला, द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, द डेट ऑन विच एम्प्लॉयमेंट बिगिन, whether any service with previous employer forms part of the employee's continuous period of employment। अब एम्प्लॉयर पहले जो है वो कोई और था, उसको उसने छोड़ा, नए एम्प्लॉयर के साथ उसने को ज्वाइन कर लिया, तो क्या ये जो करंट एम्प्लॉयर के साथ उसका काम है या करंट एम्प्लॉयर के साथ जो उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, क्या वो कॉन्टीन्यूस पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर होगा या नहीं होगा? अब वो हम आगे इसके बारे में फर्दर डिटेल में देखेंगे कि कॉन्टीन्यूस पीरियड में अगर वो आ रहा है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं उसको, या ये ज़रूरी क्यों है। लेकिन ये मेंशन करना जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर्स जो हैं उस स्टेटमेंट में ये मेंशन करना ज़रूरी है। उसके अलावा जो है उस स्टेटमेंट में क्या मेंशन होना चाहिए? पे स्केल और रेट एंड इंटरवल्स एट विच पेड। पे स्केल उसका क्या है? कुछ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जैसे हमारे यहाँ पे 16 ग्रेड 17 ग्रेड, रेट एंड इंटरवल्स एट विच पेड, रेट है आर्ली रेट है अगर तो वो मेंशन होना चाहिए, अगर पर यूनिट उसको पेमेंट हो रही है तो वो मेंशन होना चाहिए। इंटरवल्स, वीकली पेमेंट हो रही है, डेली पेमेंट हो रही है, मंथली पेमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। आवर्स ऑफ वर्क, पर डे उसने कितने आवर्स काम करने हैं, फॉर एग्जांपल 8 आवर्स पर डे जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं तो वो मेंशन होने चाहिए। एनी हॉलीडे एंड हॉलीडे पे एंटाइटलमेंट, वीक में वो कितनी छुट्टियां उसको अलाउड हैं,
और अगर वो काम करता है तो हॉलीडेज पे उसको पेमेंट क्या होगी? फॉर अ पर्सन वर्किंग 5 days per week the holiday entitlement is 5 6 weeks or 28 days which may include bank and public holidays depending on the contract of employment. तो कोई भी बंदा जो 5 days पर वीक काम कर रहा है the holiday entitlement is 5.6 weeks or 28 days. मीन अब 28 डेज का मतलब ये है कि उसको अगर वो 28 डेज काम करता है तो उसको उसका सैलरी मिलेगी. सिक लीव एंड सिक पे एंटाइटलमेंट, अगर वो उसकी वजह से छुट्टी करता है बीमारी की वजह से तो उसको उसकी कोई पेमेंट होगी या नहीं होगी. पेंशंस एंड पेंशन स्कीम्स वो मेंशन करना ज़रूरी है. लेंथ ऑफ नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू बी गिवन ऑन ईदर साइड, अगर वो एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जाना चाहता है या एम्प्लॉयर उसको निकालना चाहता है तो लेंथ ऑफ नोटिस जो है कितना अरसा पहले नोटिस देना चाहिए. टाइटल ऑफ द जॉब विच द एम्प्लॉई इज़ एम्प्लॉयड टू डू, वो जो जॉब कर रहा है उस जॉब का टाइटल क्या है. फॉर एग्जांपल अकाउंट्स ऑफिसर है, मैनेजर है. अब प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो देगा उसमें फर्स्ट 6 एलिमेंट्स जो हैं यहाँ तक हॉलीडे पे तक ये कंपलसरी हैं. उसके बाद जो बाकी हैं वो सेपरेट डॉक्यूमेंट्स पे भी दिए जा सकते हैं और या मतलब उनको प्रोवाइड करना नेसेसरी नहीं है. तो फर्स्ट 6 पॉइंट्स जो हैं वो तो देगा, बाकी जो बट अदर पर्टिकुलर्स में बी गिवन बाय वे ऑफ सेपरेट डॉक्यूमेंट्स. लेकिन अगर उसका एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर लाजमी नहीं है कि वो सेपरेटली उनको प्रोवाइड करे, बल्कि वो बाकी पॉइंट्स भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में ही शामिल कर सकता है. उसके अलावा रिटन पर्टिकुलर्स मस्ट आल्सो कंटेन डिटेल्स ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स एंड ग्रीवेंस प्रोसीजर्स और रेफरेंस टू वेयर दे कैन बी फाउंड, कि अगर एक बंदा जो है डिसिप्लिन वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या प्रोसीजर्स यूज़ किए जाएंगे, और अगर वो उसको तंग किया जाता है, वो उसको जॉब छोड़ के जाना चाहता है तो ग्रीवेंस प्रोसीजर्स क्या हैं, ये भी जो है वो रिटन पर्टिकुलर्स में आएगा. इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू कंप्लाई विद दीज रिक्वायरमेंट्स the employee may apply to an employment tribunals for declaration of what the terms should be. तो वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकता है एम्प्लॉई और उन्हें ये कह सकता है कि जो एम्प्लॉयर है वो टर्म्स एंड कंडीशंस को डिक्लेयर करें. द एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2000 allows a tribunal to award compensation to an employee claiming unfair dismissal if the particulars are incomplete. तो अगर वो पर्टिकुलर्स इनकम्प्लीट थे और एम्प्लॉयर ने उसको टर्मिनेट कर दिया है तो ट्राइब्यूनल जो है उसको अनफेयर डिसमिसल कंसीडर करके उसका अवार्ड जो है वो उसको दे देगा. उसका जो भी कंपनसेशन होगी वो उसको अवार्ड कर दी जाएगी. अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली हमें ये एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड के दरमियान जो डिस्टिंक्शन है वो एक्चुअली हमें करनी क्यों पड़ती है. तो उसमें सबसे पहली बात है जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. तो एम्प्लॉयर, अगर एक बंदा एम्प्लॉयर है इट मीन्स कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर तो उसके आगे एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, तो उसको जो नेशनल इंश्योरेंस है उसमें क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है. ये डिटेल में तो F6 में पढ़ा जाता है कि क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस क्या है, क्लास 2 क्या है, क्लास 1A क्या है, क्लास 4 क्या है. लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जो एम्प्लॉयर है वो क्लास 1 नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय करता है, जबकि एम्प्लॉई जो है वो क्लास 1 प्राइमरी जो है कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, जबकि एम्प्लॉयर जो है सेकेंडरी क्लास 1 इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करता है. देयर आर आल्सो डिफरेंस इन स्टैट्यूटरी सिक पे. सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उसको सिक पे नहीं मिलेगी. एंड लेवीज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर्पसेस, जो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि जो बिजनेसेस हैं उन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड को उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी नहीं है. अब एक पर्सन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उस पे ना तो क्लास 1 प्राइमरी
इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करनी है उसने, ना क्लास 1 सेकेंडरी इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करनी है, बल्कि वो क्लास 2 और क्लास 4 जो इंश्योरेंस है वो कंट्रीब्यूट करता है। एक क्लास 2 और दूसरी क्लास 4 इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जब लेटर ऑन जब हम केसेस को देखेंगे तो समटाइम्स ऐसा होता है कि एक केस बन गया एक पर्सन पे कि उसने एम्प्लॉई के अगर वो बिजनेसमैन है कि उसने एम्प्लॉई की भी यहाँ पे जो क्लास 1 सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन करनी थी वो नहीं की है, तो वो आर्गुमेंट ये देता है जी कि वो पर्सन जो है वो उसका एम्प्लॉई ही नहीं है। तो पहले ये देखा जाएगा कि वो एम्प्लॉई है या नहीं है। अगर कोर्ट ये कंक्लूजन ड्रॉ करती है कि वो एम्प्लॉई है तो इसका मतलब है कि बिजनेसमैन को क्लास 1 सेकेंडरी कंट्रीब्यूशन करनी थी। लेकिन अगर कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि नहीं, वो जो पर्सन है वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो था वो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इन दैट केस it was not binding on the employer to contribute class 1 secondary national insurance। सिमिलरली जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो एम्प्लॉयर पे ये कंपलसरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का जो टैक्स है वो उसकी ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट करें अंडर पे ई का मतलब है पे एज यू अर्न। तो जैसे ही एक बंदे को अगर वीकली पेमेंट की जा रही है या मंथली पेमेंट की जा रही है तो उसकी सैलरी में से जो टैक्स बनता है उसका ये एम्प्लॉयर पे बाइंडिंग है कि वो उसको टैक्स डिडक्ट करने के बाद रिमेनिंग सैलरी जो है वो पे करे। लेकिन अगर वो पर्सन जो है वो एम्प्लॉई नहीं है बल्कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर उसकी सैलरी में से या वट एवर इज़ पेड टू हिम उसमें से टैक्स डिडक्ट करना एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉई है ही नहीं है। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अंडर लॉ सर्टेन टाइप की प्रोटेक्शंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। वो प्रोटेक्शंस के हैं कि अगर उसको एम्प्लॉयमेंट से निकालना है, उसको टर्मिनेट करना है, तो देर इज़ अ मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस जो कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। और अगर उसको अनफेयर वे से डिसमिस किया जाता है तो देर आर सर्टन रेमेडीज़, वो डैमेजेस वगैरह क्लेम कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से। लेकिन अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन उसको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉई है ही नहीं है। उसके बाद एक लॉ ऑफ टॉर्ट में हम देखेंगे विकॉरियस लाइबिलिटी, कि अगर एम्प्लॉई है कोई भी मिसकंडक्ट करता है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई के मिसकंडक्ट की वजह से या एम्प्लॉई के बैड बिहेवियर की वजह से, किसी भी तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन से अगर किसी कस्टमर को कोई लॉस होता है तो वो कस्टमर जो है वो सू करेगा एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉई के कंडक्ट का लाइबल है, जिसको हम कहते हैं विकॉरियस लाइबिलिटी। जबकि सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर, तो उसके किसी भी कंडक्ट का एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयर है ही नहीं है बेसिकली, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज़ के दरमियान। तो वो जो पर्सन है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके किसी भी एक्ट का वो बंदा जो कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके साथ वो लाइबल नहीं है। इसी तरह एम्प्लॉयड टर्म्स की बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें देर आर सर्टन एम्प्लॉयड टर्म्स जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे कि वो कौन सी, बल्कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉयड टर्म्स क्या हैं। तो वो एम्प्लॉयड टर्म्स जो हैं वो सिर्फ स्टैट्यूट जो है वो डिसाइड करता है फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, कि उनके दरमियान अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है तो देर आर एम्प्लॉयड टर्म्स। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो एम्प्लॉयड टर्म्स सेल्फ एम्प्लॉयड पे अप्लाई नहीं होंगी। इसी तरह से वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं तो कोई बंदा भी जब पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल हम किसी से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो उस परचेज़ पे हम इनपुट टैक्स पे करते हैं। इसी तरह से जब हम सेल करेंगे तो उस पे हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेंगे। और अब अगर हमने अपने एम्प्लॉई से सर्विस ली है तो वो बेसिकली हमें सर्विस सेल कर रहा है, हम उससे परचेज़ कर रहे हैं, तो उस पे जो इनपुट टैक्स है तो एम्प्लॉई के लिए लाजमी नहीं है कि वो रजिस्टर हो फॉर वैट पर्पज़, वैल्यू एडेड टैक्स पर्पज़, और उसकी सर्विसेज पे कोई वैट चार्ज हो। लेकिन इंडिपेंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं
उनको जब पेमेंट की जाती है तो उसमें से जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो चार्ज हो रहा होता है, वो उन्होंने गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसी तरह से बैंकरप्सी की जब बात आती है तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो बैंकरप्ट हो जाता है, उसका बिजनेस जो है वो लिक्विडेट हो जाता है, तो एम्प्लॉई जो है उसके पास प्रेफरेंशियल राइट्स हैं एज अ क्रेडिटर फॉर पेमेंट, कि उसको सबसे पहले पेमेंट की जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी की, या उसको रिटेंडेंसी पेमेंट्स, अगर उसको निकाल दिया जाता है तो उसको रिटेंडेंसी पेमेंट्स की जाएंगी अप टू स्टैट्यूटरी लिमिट। ऑन द अदर हैंड जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो नॉन प्रोफेशनल प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। इट मीन्स दैट कि जब एमसीक्यू आता है कि बैंकरप्सी के टाइम पे प्रेफर किसको किया जाएगा फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, तो वो प्रेफर किया जाएगा एम्प्लॉई को ओवर कॉन्ट्रैक्टर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, तो सर्टेन हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं। एम्प्लॉयर ने जो है उनको अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो गुड वर्किंग कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड करनी है, ये उस पर कंपलसरी है। अगर वो अच्छी वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड नहीं करता तो वो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट सू कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, तो वो चूँकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो उनको गुड वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और दोनों का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो इक्वल है। तो ये तो डिफरेंट पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे हमने ये देखा कि ये जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं हम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की, वो क्यों ज़रूरी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो केसेस हुए जहाँ पे इशू बना कि एक पर्सन एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसमें जो कोर्ट के डिसीजंस थे, तो कुछ पहले बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे हम टेक्निकल इश्यूज़ की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे। बिल्डर्स लेबर वाज पेड हिज वेजेस विदाउट डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। अब एक बिल्डर है, उसने कुछ लोगों को हायर किया और उनको जो वेजेस पे कर रहा था वो विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। अब हम ये ऊपर हम पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पे करेगा तो अंडर पे ई वो क्या करेगा, उसका टैक्स डिडक्ट करेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि उसने उसके बिहाफ पे क्या करना होता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन करनी है। उसकी सैलरी में से क्लास 1 प्राइमरी वो डिडक्ट करता है और क्लास 1 सेकेंडरी जो है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इस केस में ये हुआ कि उसने ये अमाउंट डिडक्ट नहीं की। अब क्यों नहीं की, क्योंकि उसने ये कंसिडर किया कि जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और वो सिर्फ उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ऑन द एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो बात आई, हिज एम्प्लॉयर कुड डिसमिस हिम, वो उसको डिसमिस कर सकता था। डिसाइड ऑन विच साइट ही वुड वर्क, उसके जो काम है उसको वो कंट्रोल कर सकता था। एंड डायरेक्ट हिम एज टू द वर्क ही शुड डू। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, इससे ये कंक्लूड हो रहा था कि जो एम्प्लॉयर है उसका अपने वर्कर्स पे कंट्रोल है। जबकि जो ट्रीटमेंट हो रही थी वो ये थी कि उसकी जो नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है वो उसकी सैलरी में से डिडक्ट नहीं की जा रही थी और उसको ग्रॉस सैलरी ही पे की जा रही थी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इट आल्सो प्रोवाइडेड द टूल्स विच ही यूज्ड। अब जो एम्प्लॉयर था वो क्या कर रहा था कि जो टूल्स थे वो प्रोवाइड कर रहा था। अब एम्प्लॉई जो है वो इंजर हो गया। अब उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयर से कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर ली और उसने ये कहा कि ये चूँकि मेरा एम्प्लॉयर है तो मेरी जो इंजरी है उसके लिए ये कंपनसेशन पे करे। अब कोर्ट के पास जब केस गया तो कोर्ट ने ये डिसाइड करना था कि वो जो वर्कर है, लेबर है, जो वो एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे जो कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट था और प्रोविजन ऑफ टूल्स जो थी, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ऑन फैक्ट्स टेकन एज अ होल ही वाज एन एम्प्लॉय। बेशक उनके दरमियान जो है वो एग्रीमेंट में ये था कि वो उसकी सैलरी में से टैक्सेस डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, और वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके बावजूद जो कंट्रोल था, डिसीजन मेकिंग सारी जो है
वो कौन कर रहा था? एम्प्लॉयर जो है जिसने उनको अपॉइंट किया हुआ था, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि टूल्स वो प्रोवाइड कर रहा था। तो इसलिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो काम कर रहा था, और कोर्ट ने ये कहा कि वो उनको उसको कंपनसेशन पे करें। अब ये एक ऐसा केस है जिसकी बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे बज़ाहिर ये लग रहा होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन ओवरऑल जो फैक्ट्स हैं वो ये बता रहे होते हैं कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। अब इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि जब जब भी एम्बिग्विटी आती है तो डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करके ये डिसाइड किया जाता है कि एक वर्कर जो है, इंडिविजुअल वर्कर जो है वो एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसमें सबसे बेसिक टेस्ट जो है वो कंट्रोल टेस्ट है। अब कंट्रोल का मतलब है कि हाउ टू परफॉर्म द वर्क, व्हेन टू परफॉर्म द वर्क, वेयर टू डू द वर्क। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसीजन कौन ले रहा होता है? एम्प्लॉयर ले रहा होता है। तो कोर्ट ये एग्रीमेंट को नहीं देखती कि दोनों पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट किया, इनिशियल एग्रीमेंट, बल्कि कंट्रोल ओवर द वे इन विच द एम्प्लॉय परफॉर्म्स देयर ड्यूटीज, इसको कोर्ट देख रही होती है। और अगर कोर्ट ये डिसाइड कर लेती है कि कंट्रोल जो है वो उस बंदे का है जो कि वर्कर्स हायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एम्प्लॉयर है और वो वर्कर जो है वो एम्प्लॉई है। अब इसमें एक अगला केस है स्टीव डोर्स, जो डॉक वर्कर्स थे, हायर्ड अ क्रेन। क्रेन किसने हायर किया? स्टीव डोर्स ने, विद इट्स ड्राइवर फ्रॉम द हार्बर बोर्ड। ड्राइवर जो था वो बेसिकली हार्बर बोर्ड का था, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइडेड दैट द ड्राइवर अपॉइंटेड एंड पेड बाय द हार्बर बोर्ड। स्टिल जो है उसको पेमेंट कौन कर रहा है? हार्बर बोर्ड। शुड बी द एम्प्लॉई ऑफ द स्टीव डोर्स। अब कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये कहा कि स्टीव डोर्स ने वो जो हायर किया है क्रेन, तो उसके साथ जो ड्राइवर है वो हार्बर बोर्ड ने प्रोवाइड किया, तो वो एम्प्लॉई जो है वो किसका होगा? स्टीव डोर्स का होगा। ओइंग टू द ड्राइवर्स नेग्लिजेंस अ चेकर वाज इंजर्ड। अब ड्राइवर जो है उसकी नेग्लिजेंस की वजह से एक पर्सन जो चेकर जो था वो इंजर हो गया। अब यहाँ पे इशू क्या हो गया कि एम्प्लॉयर जो है वो उसकी विकॉरियस लाइबिलिटी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो एम्प्लॉई के किसी भी कंडक्ट मिसकंडक्ट का जिम्मेदार है। अब यहाँ पे दो पार्टीज हैं, स्टीव डोर्स और हार्बर बोर्ड। डिसाइड ये करने हैं कि विकॉरियसली लाइबल कौन है, स्टीव डोर्स या हार्बर बोर्ड। द केस वाज कंसर्न्ड विद वेदर द स्टीव डोर्स और हार्बर बोर्ड वर विकॉरियसली लाइबल एज एम्प्लॉयर। तो जब कोर्ट के सामने ये केस गया तो कोर्ट ने अगेन क्या करना है? एग्रीमेंट नहीं देखना। एग्रीमेंट में तो ये था कि जो वो एम्प्लॉई है वो किसका है? स्टीव डोर्स का है, जबकि उसको स्टिल पेमेंट कौन कर रहा है? हार्बर बोर्ड। तो कोर्ट के पास जब केस आया तो कोर्ट ने ये डिसीजन किया कि आप फैक्ट को देखते हुए कि टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मेन चीज़ नहीं है, on the facts, not on the terms of the contract. The stevedores could only be treated as employers of the driver if they could control in detail how he did his work. But although they could instruct him what to do, they could not control him in how he operated the क्रेन। अब जो ऑपरेशन ऑफ द क्रेन है उसको जो है वो स्टीव डोर्स जो है वो डिसाइड नहीं कर। द हार्बर बोर्ड वाज देयर फॉर स्टिल द ड्राइवर्स एम्प्लॉयर। अब चूंकि जो स्टीव डोर्स है वो कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो उनको हाउ टू वर्क, वेयर टू वर्क, ये डिसाइड जो है वो स्टीव डोर्स नहीं कर रहा था, हार्बर बोर्ड कर रहा था इसको स्टिल। तो जो डिसीजन था वो ये था कि हार्बर बोर्ड जो है वो एम्प्लॉयर ऑफ द ड्राइवर है। तो विकॉरियसली लाइबल जो है वो किसको ठहराया गया? हार्बर बोर्ड को। अब यहाँ से जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है कि एग्रीमेंट जो है वो मेन चीज़ नहीं है, फैक्ट्स जो हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के वो मेन चीज़ हैं। तो अगर कंट्रोल जो है वो स्टिल किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास है, जो पुराना एम्प्लॉयर है उसके पास है, तो अगर उसको कुछ अरसे के लिए एग्रीमेंट के तहत एक नया एम्प्लॉयर जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है, तो ये नहीं होगा कि वो जो नया एम्प्लॉयर है
उसको एम्प्लॉयर कंसिडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। बल्कि फैक्ट्स की बेस पे अगर पुराना एम्प्लॉयर ही सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है तो वही एम्प्लॉयर कंसिडर होगा। अब राइट ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर जो अगली चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट ऑफ कंट्रोल। अब इसी केस में जो हमने ऊपर देखा था तो उसमें जो एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र किया गया था तो हार्बर बोर्ड ने ट्रांसफ़र तो कर दिया ड्राइवर को, लेकिन स्टिल जो है वो पेमेंट जो है वो हार्बर बोर्ड कर रहा था। तो अब ये अंडरस्टूड बात है कि जो पर्सन पे कर रहा है कंट्रोल उसी का है, इसीलिए हार्बर बोर्ड को जो है वो एम्प्लॉयर कंसिडर किया गया, स्टीव डोर्स को नहीं कंसिडर किया गया। अब कंट्रोल टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल टेस्ट में सर्टन लिमिटेशंस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई जो है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, लाइक एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, लाइक एक न्यूरो सर्जन है। तो ये वो लोग हैं जिन पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी स्किल्स इतनी हैं कि एक मार्केटिंग मैनेजर है अगर या कोई भी एक हॉस्पिटल का एक ओनर है जो कि जस्ट एक इन्वेस्टर है, तो वो सर्जन की जो स्किल्स हैं वो इतनी हाई फाई हैं कि उसको उसकी नाव हाउ नहीं होती और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कि हाउ टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़। कि उसने फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन करना है तो उसकी गाइडलाइन डेफिनेटली एम्प्लॉयर प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब जब कंट्रोल टेस्ट जो है उसकी लिमिटेशंस आती हैं, और पर्टिकुलरली वो लिमिटेशंस कब आएंगी, जब एम्प्लॉई जो है वो हाईली स्किल्ड होगा, तो कंट्रोल टेस्ट जो है वो इररिलेवेंट हो जाता है इन दिस केस। अब इस केस में फिर जो है वो फर्दर टेस्ट हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। उसमें एक और टेस्ट जो है वो है इंटीग्रेशन टेस्ट, कि एक एम्प्लॉयर जो है वो एक एम्प्लॉई को हायर करता है, तो हायर करने के बाद वो उसको बिजनेस में इंटीग्रेट करता है। लैक ऑफ कंट्रोल इंडिकेट्स दैट एन एम्प्लॉय इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब लैक ऑफ कंट्रोल क्यों है, क्योंकि वो पर्सन हाईली स्किल्ड है और हाउ टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ उसकी जो गाइडलाइन है वो एम्प्लॉयर या वो जो पर्सन जो उसको हायर कर रहा है वो नहीं प्रोवाइड कर सकता। इसमें एक केस है कि एक मेडिकल ऑफिसर जो है उसको फुल टाइम हायर किया गया असिस्टेंट के तौर पर एट अ हॉस्पिटल, कैरिड आउट अ सर्जिकल ऑपरेशन, और उसने एक सर्जिकल ऑपरेशन किया और उसकी नेग्लिजेंस सी थी जिसकी वजह से जो पेशेंट था उसको कोई प्रॉब्लम आई। पेशेंट ने क्या किया, उसके अगेंस्ट सू कर दिया, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अगेंस्ट उसने सू किया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एम्प्लॉयर है, क्योंकि जो विकॉरियस लाइबिलिटी थी वो बेसिकली किस पे अप्लाई हो रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे, क्योंकि वो एम्प्लॉयर थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो आर्गूमेंट किया वो वही था कि जो डॉक्टर है वो हाईली स्किल्ड है और उसकी जो ऑपरेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। अब यहाँ पे लैक ऑफ कंट्रोल को अगर हम देखें तो एम्प्लॉई इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू द एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर नॉट एम्प्लॉयड। लेकिन यहाँ पे डिसीजन बेसिकली किस बेस पे हुआ, या हमने जो पॉइंट हैं जो आगे एक्सट्रैक्ट करने हैं वो क्या है। मिनिस्ट्री रेजिस्टेड द क्लेम, arguing that it had no control over the doctor in his medical work, क्योंकि वो हाईली स्किल्ड है। अब कोर्ट इन केसेस में जहाँ पे एक हाईली स्किल्ड वर्कर होगा तो कोर्ट क्या देखेगी, कोर्ट जब इंटीग्रेशन टेस्ट अप्लाई करेगी तो वो देखेगी कि एम्प्लॉयर ने जो है क्या एम्प्लॉय को अपॉइंट किया है, सिलेक्टेड हिम फॉर हिज टास्क, और वो जो पर्टिकुलर टास्क जैसे इस केस में ऑपरेशन था उस ऑपरेशन के लिए क्या पेशेंट ने उसको सिलेक्ट किया है या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको वो टास्क दी है, एंड सो इंटीग्रेटेड हिम इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वो टास्क दी है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको इंटीग्रेट कर दिया, पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। अब जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको ये टास्क दी
इट मीन्स दैट कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसकी एबिलिटीज़ पे या उसके प्रोफेशनल कंडक्ट पे उनका बिलीव था। तो अब कोर्ट ने ये डिसीजन किया कि चूंकि अपॉइंट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन था इसके लिए भी जो है उस डॉक्टर को ये जॉब जो दी थी वो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दी थी। तो इट मीन्स दैट कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उसको इंटीग्रेट कर दिया इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज एम्प्लॉयर, सो विकॉरियस लाइबिलिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे है। इफ़ द पेशेंट हैड चोजन द डॉक्टर, अब अगर इसके अपोजिट होता कि पेशेंट जो है वो इस डॉक्टर को चूज करता, मिनिस्ट्री वुड नॉट हैव बीन लाइबल एज एम्प्लॉयर, बट हेयर द मिनिस्ट्री मेड द चॉइस एंड सो इट वाज लाइबल। अब अगर एक हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय को अगर हमने देखना है तो अगर उसको अपॉइंटेड द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर उसको खुद अपॉइंट कर रहा है और उसको एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो बेशक वो हाईली स्किल्ड हो, वो एम्प्लॉय ही कंसिडर होगा। अब टेस्ट ऑफ इंटीग्रेशन को जो है वो हम अप्लाई करते हैं, तो integrated into business if his actual alleged employer, if the work done by the individual is an integral part of the business, और वो जो वर्क है वो कौन असाइन कर रहा है, एम्प्लॉयर असाइन कर रहा है, द इंडिविजुअल इज एन एम्प्लॉय विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और इफ द वर्क इज नॉट इंटीग्रल टू द बिजनेस। अब हॉस्पिटल के केस में डेफिनेटली जो है वो ऑपरेशंस जो हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि क्या वो वर्कर जो है वो जो टास्क परफॉर्म कर रहा है वो एट हिज हर ओन कर रहा है या उसको वो टास्क जो है वो असाइन की जाती है। अगर तो टास्क उसको असाइन की जा रही है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर होगा उस, और अगर वो असाइन की जा रही है तो वो एम्प्लॉई कंसिडर होगा, और अगर वो एट हिज ओन आर ओन काम कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर होगा। हाँ जी, अब इसमें जो चीज़ है वो ये है कि कंट्रोल टेस्ट की भी बात अगर हम करते हैं तो कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या आती है, स्किल्ड वर्कर की, कि उन पे कंट्रोल नहीं है। अब अगर हम स्किल्ड वर्कर की बात करते हैं तो फिर लिम्स बन जाते हैं कि वो क्या वो इंटीग्रेटेड है या नहीं है। अगर तो वो इंटीग्रेटेड है तो फिर नॉर्मल केसेस में वो एम्प्लॉई है, नॉट इंटीग्रेटेड है तो वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। अब इसके लिए फिर क्या किया गया कि मल्टीपल इकोनॉमिक रियलिटी टेस्ट जो हैं वो लॉन्च किए गए। अब जहाँ तो वर्कर जो है वो डायरेक्टली मिस्टर ए है एक, और एक मिस्टर बी है, मिस्टर बी डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय मिस्टर ए है, तो इन दैट केस तो इशू नहीं आता। लेकिन ज़्यादा इश्यूज तब बन जाते हैं जब एजेंसी वर्कर्स हैं। सर्टन एजेंसीज होती हैं जो कि क्या करती हैं, वो बाहर से वर्कर्स हायर करती हैं और वर्कर्स जो हैं वो आगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अपॉइंट करती हैं, उनको मतलब रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो वर्कर्स जाके वहाँ पे काम करते हैं। अब एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो क्या कर रही है, वो इंडिपेंडेंटली वर्कर्स को हायर कर रही है। अब वर्कर्स उसके पे रोल पे हैं। अब ऊपर हमने एक बात देखी थी जो स्टीव डोर्स और हार्बर वाला जो केस था, तो उसमें हार्बर जो है वो पेमेंट कर रहा था, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया कि कंट्रोल जो है वो हार्बर के पास है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई कि एक एजेंसी है वो पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट एजेंसी है और उसका काम ही यही है कि वो वर्कर्स को आगे आउटसोर्स करती है, तो फिर क्या होना चाहिए, क्या वो एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो वर्कर्स हैं, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के एम्प्लॉई हैं या उस बिज़नेस के एम्प्लॉई हैं जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो इसमें फिर ये देखा गया कि रेगुलरिटी एंड मेथड ऑफ पेमेंट, अगर उनको रेगुलर पेमेंट हो रही है और वो ओवर द इयर्स उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ही बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो फिर नॉर्मली उनको एम्प्लॉई कंसिडर किया जाएगा। और जो उनकी पेमेंट है डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट जा रही है अगर, तो दे आर एम्प्लॉयज़। ओनरशिप ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगेन अगर एम्प्लॉयर उनको जो बिजनेस है अगर वो टूल्स या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इन दैट केस वो एम्प्लॉई होंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो नॉर्मली अपने टूल्स यूज़ करता है।
लेकिन ये टूल्स का क्राइटेरिया जो है ये भी पेट नहीं होगा अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस। अगर एम्प्लॉई अपने टूल्स यूज़ कर रहा है लेकिन उन टूल्स के यूजेज के लिए बिजनेस या एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है तो बेशक टूल्स वो खुद अपने यूज़ कर रहा है, इवन देन वो एम्प्लॉई कंसिडर होगा। रेगुलरिटी ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल उसने डेली 5 आवर्स पर डे 8 आवर्स पर डे काम कर रहा है रूटीन से, छुट्टी नहीं कर सकता, अगर छुट्टी करे तो इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो इन दैट केस भी वो एम्प्लॉई कंसिडर होगा। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर की जो ऑब्लिगेशन है वो है टू प्रोवाइड वर्क, और एम्प्लॉय की जो ऑब्लिगेशन है वो ये है कि ओबीडियंस, उसको जो काम दिया जा रहा है वो करे। तो जब हम बात करेंगे एजेंसी वर्कर्स की या हम मल्टीपल फैक्टर्स को देख रहे होंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि इफ़ देयर इज़ अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन इट मीन्स दैट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। एबिलिटी टू डेलीगेट, एक वर्कर को काम दिया जाता है और वो काम उसने खुद करना है, वो अपनी मर्जी से वो काम आगे अपने किसी असिस्टेंट को, जिसको वो खुद पे कर रहा है, उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे बात मैनेजर की नहीं हो रही। अब मैनेजर जो है, असिस्टेंट मैनेजर है, उसको मैनेजर काम देता है तो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको डेलीगेट कर सकता है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि वो जो पर्सन है जिसको काम डेलीगेट किया जा रहा है वो पर्सन, मतलब मिस्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मिस्टर ए काम कर रहे हैं, मिस्टर ए को काम दिया जाता है, वो आगे मिस्टर बी को डेलीगेट कर देता है, और मिस्टर बी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं है ना, वो मिस्टर ए के अंडर काम नहीं कर रहा, बल्कि वो मिस्टर ए का डायरेक्टली मिस्टर ए के साथ उसका रिलेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका लिंक नहीं है। तो अगर वो डेलीगेट नहीं कर सकता तो वो एम्प्लॉय है, और अगर वो डेलीगेट कर सकता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। रिलेटिव बार्गेनिंग पावर, अब अगर हम बात करें बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड का, तो वो दोनों लोग जो हैं, मिस्टर ए है मिस्टर बी है, वो दोनों बिजनेसमैन हैं, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो एक जैसी होगी, वो बार्गेन करेंगे। लेकिन जब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप देखते हैं तो एम्प्लॉय के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो रिलेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू एम्प्लॉयर्स। तो फिर बार्गेनिंग पावर की बेस पे भी हम ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि वो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट का लॉ अप्लाई होगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड है वो। पार्टनर्स विद इक्विटी स्टेक्स, अब समटाइम ये होता है कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर जो है वो एक एक्टिव पार्टनर है, वो काम कर रहा है, वो सारी जॉब्स परफॉर्म कर रहा है, तो वो एम्प्लॉई कंसिडर नहीं किया जाएगा बाकी पार्टनर्स का, ठीक है। However, each case should be determined on its fact, and it is likely that a salaried partner will be deemed an employee for employment law purpose. लेकिन अगर एक सैलरीड एम्प्लॉई है तो सम टाइम अगर हम देखेंगे कि उसको बाकी पार्टनर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर ऑब्लिगेशन है कि उसको जो काम दिया जाएगा वो उसने परफॉर्म करना है वो टास्क, तो इन दैट केस वो एम्प्लॉई भी हो सकता है। अब केसेस देखते हैं डिफरेंट। ड्राइवर ऑफ स्पेशल व्हीकल वर्कड फॉर वन कंपनी ओनली इन द डिलीवरी ऑफ लिक्विड कंक्रीट टू द बिल्डिंग साइट। अब एक ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है, लिक्विड जो है वो डिलीवर कर रहा है डिफरेंट बिल्डिंग साइट्स पे। ही प्रोवाइडेड हिज ओन व्हीकल, सबसे पहली मेन चीज, टूल्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो ड्राइवर का अपना टूल है। बेशक उसने ऑब्टेन्ड ऑन हायर परचेज फ्रॉम द कंपनी, परचेज हायर परचेज पे उसने परचेज किया है, लेकिन वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है, तो ये एक सेपरेट चीज़ है। इसका ये नहीं हम कहेंगे कि कंपनी जो है वो उसको व्हीकल प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं। एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस एंड रिपेयर, और वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर का। ही वॉज फ्री टू प्रोवाइड अ सब्सिट्यूट ड्राइवर, और वो अपना सब्सिट्यूट भी दे सकता है, यानी कि डेलीगेट कर सकता है अपना काम आगे। द व्हीकल वॉज पेंटेड इन द कंपनीज कलर, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि ये अब कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया। ऊपर वाले पॉइंट्स अगर हम देखें तो टूल उसका अपना है, उसकी रिपेयर एक्सपेंसेस वो खुद बेयर कर रहा है, यानी इसको हम कहेंगे कि वो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो खुद बेयर कर रहा है।
और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपना काम जो है वो आगे डेलीगेट कर सकता है। वो यूनिफॉर्म कंपनी का पहन रहा है तो इट मीन्स बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो कंपनी का एम्प्लॉई है। ही वाज पेड ग्रॉस अमाउंट्स, अब अगेन उसकी सैलरी में से डिडक्शंस नहीं की जा रही, तो अगर डिडक्शंस नहीं की जा रही तो इट मीन्स कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रीट हो रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन ने केस कर दिया जो रेडी मिक्स्ड कंक्रीट कंपनी जो है कि आप लोग उसको सैलरी जो है उसमें से पेंशन जो है टैक्सेस वगैरह जो है वो डिडक्ट करने चाहिए थे क्योंकि वो आपका एम्प्लॉई है। अब कोर्ट जो है उसने फैक्ट्स की बेस पे ये डिसीजन दिया कि टूल वो प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिस्क है क्योंकि वो रिपेयर वगैरह वो खुद करवा रहा था, वो अपना काम जो है वो आगे डेलीगेट कर सकता है। तो कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो जो कंपनी है उस पर ये मैंडेटरी नहीं था कि वो उसका टैक्स डिडक्ट करे। इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ वेदर द वर्कर इज़ वर्किंग ऑन हिज ओन अकाउंट, पहला टेस्ट जो है तो वो अपनी मर्जी से कर रहा था। ऑन द फैक्ट्स द ड्राइवर वाज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर एंड नॉट एन एम्प्लॉई। इन द अबव केस द जज हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी रीज़न क्या है। नंबर वन, देर इज़ अ एग्रीमेंट फ्रॉम द वर्कर दैट दे विल प्रोवाइड वर्क फॉर देयर मास्टर इन एक्सचेंज फॉर रेम्यूनरेशन। एग्रीमेंट होना चाहिए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है यानी कि वो एम्प्लॉई का स्टेटस तभी दिया जाएगा अगर उनके दरमियान ये एग्रीमेंट हो कि एम्प्लॉयर जो है यानी कि म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए इन एक्सचेंज ऑफ रेम्यूनरेशन, उस पर काम करना ज़रूरी है और जो एम्प्लॉयर है उसके लिए काम प्रोवाइड करना ज़रूरी है। द वर्कर एग्रीज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली दैट देयर मास्टर कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर परफॉर्मेंस, तो कंट्रोल टेस्ट होना चाहिए। देयर आर अदर फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट मेक इट कंसिस्टेंट विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, के बाकी भी जो एग्रीमेंट हैं जैसे सिक पे लीव पे जो है वो भी चीज़ें शराइत होंगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होगा। अब इन सारे फैक्टर्स की बेस पे द फैक्ट दैट ड्राइवर शुड अपॉइंट अ रिप्लेसमेंट फॉर देम सेल्फ वाज अ मेजर फैक्टर इन डिसीजन दैट फाउंड देम एज कॉन्ट्रैक्टर्स रेदर दैन एम्प्लॉइज। अब वो क्या कर रहा था, वो अपनी रिप्लेसमेंट खुद कर रहा था, अपनी जगह पे नया ड्राइवर दे रहा था, इसका मतलब है वो अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट कर सकता था, तो इस वजह से उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर किया गया। उसके बाद दूसरा केस जो है, द एम्प्लॉई वाज अ रेगुलर कैजुअल वर्किंग व्हेन रिक्वायर्ड एज वेटर, अब जब काम होगा तो उसको दिया जाएगा। देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड एक्सेप्ट वर्क व्हेन ऑफर्ड एंड दैट द एम्प्लॉयर वुड गिव हिम प्रेफरेंस ओवर द अदर, ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, ये कोई एग्रीमेंट नहीं था, दोनों में एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग थी कि जब भी उसको काम दिया जाएगा वो एक्सेप्ट करेगा और जब काम होगा तो उसको अदर एम्प्लॉय से जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। Employment Tribunal held that there was no contract of employment because the employer had no obligation, मतलब बात यहाँ पे ये हो रही है कि अगर काम होगा तो दिया जाएगा, अगर काम नहीं है तो नहीं दिया जाएगा, तो देर इज नो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन। फिर अंडरस्टैंडिंग थी कि वो काम एक्सेप्ट करेगा, मैंडेटरी नहीं था एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय हैड नो ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट वर्क व्हेन ऑफर्ड। अब ट्राइब्यूनल ने जब ये डिसीजन दिया तो जो केस था वो चला गया अब कोर्ट ऑफ अपील में, तो कोर्ट ऑफ अपील ने जो है इसी डिसीजन को एंडोर्स किया। वेदर देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जो चीज़ है ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो बज़ाहिर जो है उसमें टर्म्स ऐसी लिख दी गई हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं, लेकिन रियल सिचुएशन ये है कि वो एम्प्लॉय के तौर पर काम ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ये हो गया कि वो एम्प्लॉई है तो उसको एम्प्लॉई कंसीडर किया जाएगा, बल्कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, उसको लिखा गलत गया, जो डिसीजन होगा वो फैक्ट्स की बेस पे होगा। तो ये बात हम ऊपर ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एम्प्लॉई जो है उसको एम्प्लॉई का स्टेटस देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में को देखा जाए, फैक्ट्स को देखा जाएगा।
अब इसी तरह से अगला जो केस है उसमें ये हुआ कि आउटसोर्सिंग कर दी गई, आउट वर्किंग अरेंजमेंट्स अंडर विच द एप्लीकेंट हैविंग बीन गिवन ट्रेनिंग, एक एप्लीकेंट है उसको ट्रेनिंग दी गई एंड देयर आफ्टर सप्लाइड विद नेसेसरी टूल्स, उसको नेसेसरी टूल्स दिए गए एंड मटेरियल दिया गया। जनरली वो काम कर रहा था 5 days a week मेकिंग हील्स फॉर शूज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिस्पोंडेंट कंपनी। अब आउट वर्किंग है, मतलब ये है कि वो घर बैठ के काम कर रहा है, लेकिन उस काम के लिए जो ट्रेनिंग है वो कंपनी ने दी है और उस काम को करने के लिए जो नेसेसरी टूल्स हैं वो कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, मटेरियल कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रूटीन में वो 5 days का काम कर रहा है। शी वॉज पेड ऑन पीस वर्क बेसिस विदाउट डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स और NIC। अगेन जो है उसकी सैलरी में से डिडक्शन नहीं की गई, क्यों? क्योंकि उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कंसिडर किया गया। अब यहाँ पे मेन चीज़ फिर क्या आ गई कि टूल कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर। दूसरी चीज़ जो है, जो वर्किंग रेगुलरिटी है वो बेशक केस में मेंशन नहीं की गई, लेकिन आगे डिसीजन में मेंशन कर दी गई। वर्किंग फॉर सम 7 years generally for 5 days a week, resulting in the arrangement being properly classified as employment under a contract of employment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो ये है कि अगर किसी एम्प्लॉई को टर्मिनेट कर दिया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो उसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी एक एम्प्लॉई है, उसको अगर एक एम्प्लॉयर टर्मिनेट करना चाहता है तो उसकी टर्मिनेशन का जो प्रोसीजर है वो ये है कि वो उसको एक प्रॉपर नोटिस देगा। अब नोटिस जो है वो जब दे दिया गया एम्प्लॉई को तो हम ये कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं उनको फॉलो किया गया। जब भी कोई एक एम्प्लॉयर है किसी एम्प्लॉई के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज करता है तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। उस एग्रीमेंट में एक चीज जो नॉर्मली मेंशन की जाती है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को निकालना चाहता है या एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना चाहता है तो वो एक दूसरे को नोटिस देंगे। When an employment contract is terminated by notice, अब टर्मिनेशन जो है वो लाजमी नहीं है कि एम्प्लॉयर की तरफ से हो, वो एम्प्लॉई की तरफ से भी हो सकती है। देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बात है जनरल एम्प्लॉयड है कि अगर टर्मिनेशन नोटिस के थ्रू हुई है तो देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म लिखी गई है। अब ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो दो पार्टीज हैं उनको ये लीगल राइट है उनके पास कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी टर्म लिख सकते हैं, वो उसके लिए फ्री हैं। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई स्पेसिफिक टर्म लिखी गई है जिसमें ये बताया गया है कि नोटिस किस तरह से सर्व किया जाएगा, तो इन दैट केस अगर उस टर्म को वायलेट किया जाता है तो वो फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जा सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखने वाला ये है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नोटिस के थ्रू जो टर्मिनेशन है, चाहे वो नोटिस एम्प्लॉई दे रहा है या एम्प्लॉयर दे रहा है, टर्मिनेट तो नॉर्मली एम्प्लॉयर ही करेगा। तो इन दैट केस देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जहां पे कोई स्पेसिफिक टर्म मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वहां पे ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है। अब कब होगा? पहली जो चीज है वो ये है कि रूल्स जो अप्लाई होने हैं, नोटिस जो देना है नॉट बी लेस देन स्टैट्यूटरी मिनिमम। वो कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है? 2 हफ्ते पहले नोटिस देना है, 3 वीक्स पहले नोटिस देना है, वो लॉ ने मेंशन कर दिया है। तो नोटिस पीरियड जो है वो उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो ये एक इलीगल बात होगी। इट मे बी गिवन विदाउट रीजन। नोटिस जब सर्व किया गया, अभी क्यों हम आपको टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो उसकी कोई रीजन मेंशन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके अंदर टर्म जो है वो इस तरह से थी कि अगर नोटिस दिया जाएगा तो उसकी रीजन बताना जरूरी है, तो फिर
रीजन बताना जरूरी होगा। फॉर सो डूइंग अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स अदरवाइज, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि नोटिस में रीजन बताई जाए। If the contract states that notice may only be given in specific circumstances, अब हम ऊपर बात कर चुके हैं कि अगर टर्मिनेशन ऑफ बाय नोटिस है तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अगर नोटिस जो है वो सिर्फ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में दिया जाएगा, एम्प्लॉई का कोई पर्टिकुलर कंडक्ट है अगर वो करता है तो उसको नोटिस दिया जाए, तो फिर सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टांसिस में ही नोटिस दिया जा सकता है। अगर किसी और रीजन की वजह से नोटिस दिया जाएगा तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा। अब अगर नोटिस के थ्रू जो है वो टर्मिनेट किया जाता है, ऑल्दो देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन बाय नोटिस और नॉन रिन्यूअल, यानी कि उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और उसको रिन्यू नहीं किया गया, क्वालिफाइज एज डिसमिसल अंडर द स्टैट्यूटरी कोड। अब ये डिसमिसल कंसिडर की जाएगी, और अगर वो डिसमिसल अनफेयर है या रॉन्गफुल है तो उस केस में एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को सू कर सकता है। स्टैट्यूट इम्पोजेज अ मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस, तो ये बात कर चुके हैं, वो मिनिमम पीरियड ऑफ नोटिस हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टर्म है वो एन एम्प्लॉय हु हैज बीन कंटिन्यूसली एम्प्लॉयड फॉर 1 मंथ और मोर, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में 1 महीना या 1 महीने से ज्यादा से काम कर रहा है, बट लेस देन 2 years, यानी कि क्या हुआ, 1 मंथ से ज्यादा होना चाहिए लेकिन 2 years से कम अरसा हुआ हो उसको काम करते हुए, इज एंटाइटल्ड टू नॉट लेस देन 1 week's नोटिस, तो उसको 1 हफ्ते का, यानी कि जिस डेट से उसकी जॉब खत्म हो रही है उस डेट से 1 वीक पहले उसको नोटिस देना जरूरी है। 1 month और मोर, लेस देन 2 year, उसमें 1 week नोटिस जो है वो जरूरी है। An employee who has been continuously employed for 2 years or more, अब ऊपर वाले केस में क्या था, लेस देन 2 year, अब अगर वो 2 साल से ज्यादा अरसे से एम्प्लॉई है, बट लेस देन 12 years, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट अप्लाई कर दी गई वो ये है कि लेस देन 12 year, इज एंटाइटल्ड टू 1 week's नोटिस फॉर ईच ईयर ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर वो 8 साल से काम कर रहे हैं तो 2 year से ज्यादा हो गया, लेस देन 12 years, तो उसको 8 weeks का नोटिस देना जरूरी है, 1 week फॉर ईच ईयर। अगर वो 9 years से एम्प्लॉई है तो उसको 9 weeks का नोटिस देना जरूरी है, यानी कि उसको टर्मिनेट करने से पहले, जिस डेट की उसकी जॉब खत्म होगी उससे पहले 9 weeks पहले उसको नोटिस सर्व करना जरूरी है। अब पहली शर्त क्या थी, 1 month or more, less than 2 years, 1 week notice, more than 12 years but less than more than 2 year but less than 12 year, 1 week notice for every year। अब तीसरी जो चीज है वो अगर 12 years से ज्यादा हो गए और मोर, entitled to not less than 12 week notice, कम से कम उसको 12 weeks, यानी कि अब 12 years है ना, तो 12 years का मतलब ये है कि 12 weeks, उसको कम से कम 12 weeks का या 3 months का नोटिस देना जरूरी है। अब अगर वो 12 years से ज्यादा है तो मिनिमम जो है वो 12 weeks का। इफ द एम्प्लॉय गिव्स नोटिस द मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड इज 1 week, तो कम से कम क्या था, 1 week था, वो सूरत में था 1 month से ज्यादा, 2 years से कम। फिर अगर वो 2 years से ज्यादा है लेकिन 12 years से कम है तो वो डिपेंड करता है कि वो कितने सालों से एम्प्लॉई है, और अगर वो 12 years से ज्यादा है तो मिनिमम नोटिस पीरियड जो है वो 1 week हो गया। तो ये पॉइंट याद रखना है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। द नोटिस मस्ट स्पेसिफाई द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, अब नोटिस दिया गया, ठीक है, तो अगर 12 weeks का नोटिस दिया गया तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, ईदर पार्टी में वेव देयर एंटाइटलमेंट टू नोटिस और एक्सेप्ट अ सम इन ल्यू ऑफ नोटिस। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉई जो है वो नोटिस नहीं देता या एम्प्लॉयर नोटिस नहीं देता, तो उसमें कुछ इस तरह से है कि अगर आपने जॉब छोड़नी है तो सपोज उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ कि 1 month नोटिस है,
अब वो नोटिस दिए बगैर जॉब छोड़ना चाहता है तो दूसरी टर्म ये होती है कि वो 1 मंथ की सैलरी छोड़ के जाएगा। अब क्या हुआ, उसने नोटिस सर्व नहीं किया तो उसको 1 मंथ की सैलरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर उसको नोटिस नहीं देता तो उसको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, क्योंकि उनके दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो नोटिस के अगेंस्ट जो है वो एक सम यानी कि अमाउंट जो है वो भी एक्सेप्ट की जा सकती है। द स्टैट्यूटरी रूल्स ऑन द लेंथ ऑफ नोटिस मेयरली प्रिस्क्राइब अ मिनिमम, मतलब जैसे हमने कहा कि 12 ईयर से ज्यादा है तो मिनिमम 12 वीक्स, अगर वो 9 ईयर से जॉब कर रहा है और 2 ईयर से ज्यादा है, 12 ईयर से कम हो गया तो 9 वीक्स, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। नोटिस उससे लॉन्गर पीरियड का भी दिया जा सकता है, ये भी पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना है। नोटिस मस्ट बी गिवन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई जो है वो 2 साल से कम से जॉब कर रहा है और 1 महीने से ज्यादा हो गया, तो उसको वो एंटाइटलमेंट क्या थी कि वो 1 वीक का नोटिस उसको देना जरूरी है। अब 1 वीक से का नोटिस जो है वो हम अगर कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये लिखा हुआ है जी कि एटलीस्ट 1 मंथ का नोटिस होना चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 1 वीक है, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट में 1 मंथ लिखा गया है तो फिर उसको 1 मंथ का नोटिस ही दिया जाएगा। अब जो नोटिस पीरियड है, जैसे एक एम्प्लॉई है उसको 1 वीक का नोटिस दिया गया या 3 वीक्स का नोटिस दिया गया, तो उस नोटिस पीरियड में उसको जो पे मिलेगी उसका जो रेट होगा वो लेस नहीं होना चाहिए एवरेज ऑफ देयर अर्निंग्स ओवर द प्रीवियस 12 वीक्स, मतलब ऑलमोस्ट आपके 3 मंथ्स बन गए। तो पिछले 3 मंथ्स में उसकी जो सैलरी थी वो पर मंथ थी 10,000, तो एवरेज ऑफ 10,000 मतलब 12 वीक्स है तो 3 महीनों में उसकी सैलरी हो जाएगी 30,000 डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज जो है वो सैलरी जो हो जाएगी उसकी वो 10,000 हो जाएगी। तो उस नोटिस पीरियड में उस बेस पे उसको सैलरी मिलेगी। अब कुछ एम्प्लॉइज हैं जिनको वीकली पेमेंट होती है, तो हम क्या करते हैं पर वीक सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे उसकी, और अगर उसको 3 वीक्स का नोटिस दिया गया है तो 3 वीक्स का है तो पर वीक सैलरी को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस दौरान उसको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। If the employee is dismissed in any way, they may request their employer give them a written statement. अब हमने बात की कि नोटिस जो है वो विदाउट रीजन दिया जा सकता है, अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि रीजन स्पेसिफाई करना लाजमी है, लेकिन लॉ जो है वो एक राइट दे रहा है एम्प्लॉई को कि वो उससे ये मांग सकता है रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रीजन फॉर द डिसमिसल एंड द एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड इट विद इन 14 डेज। तो ये 14 डेज भी याद रखने हैं कि नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया कि हम आपको डिसमिस कर रहे हैं, लेकिन उसकी रीजन नहीं बताएगी, तो एम्प्लॉई के पास राइट है कि वो एक रिटन स्टेटमेंट उसके से एम्प्लॉयर से मांग ले और वो 14 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड करना जरूरी है। The statement must contain at least a simple summary of the reasons. Simple at least, कम से कम उसमें एक simple summary of reason bullet points में लिखी जा सकती है, and can be used as admissible evidence before an employment tribunal. अब हमने बात ये की थी कि जब टर्मिनेट किया जाएगा तो उसको डिसमिसल कंसिडर किया जाएगा। अब अगर एम्प्लॉई ये कंसिडर करता है कि वो अनफेयर डिसमिसल है या रॉन्गफुल डिसमिसल है, तो वो एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में उसके लिए केस कर सकता है और वो जो रीजंस बताई गई हैं उनकी बेस पे वो जस्टिफाई करेगा एम्प्लॉई कि मेरी जो डिसमिसल है वो अनफेयर है या रॉन्गफुल है। डिसमिसल इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर। डिसमिसल कौन डिसमिस करेगा? एम्प्लॉयर। तो डिसमिसल का जब भी वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर जो है वो टर्मिनेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को। अब अगर कोई भी एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करती है तो वो टर्मिनेशन अगर इलीगल है तो इसके केस में फिर दूसरी पार्टी को जो है वो डैमेजेस क्लेम करने का राइट होता है। अब डिफरेंट टाइप्स की जो डिसमिसल्स हैं उनको हम जरा देखते हैं। सबसे पहले है जी समरी डिसमिसल, इज वेयर द एम्प्लॉयर डिसमिसेस द एम्प्लॉय विदाउट नोटिस। ये बात अब याद रखनी है। अब हमने ऊपर बात की कि एम्प्लॉय जो है वो एंटाइटल है नोटिस का, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब उसने क्या किया, समरी डिसमिसल है, विदाउट नोटिस उसको डिसमिस कर दिया।
अब विदाउट नोटिस अगर डिसमिस करेगा तो उसके पास एक ऑप्शन ये है कि एम्प्लॉयर क्या करे, नोटिस ना देने की वजह से उसको कोई अमाउंट एम्प्लॉय को पे कर दे। लेकिन अगर वो ये समझता है कि एम्प्लॉय जो है उसने कोई सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है और एम्प्लॉयर के पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा कि वो उसको इमीडिएटली डिसमिस कर दे, तो वो नोटिस सर्व ही नहीं कर सकता। अब एम्प्लॉय जो है वो तो डेफिनेटली खुश नहीं होगा कि उसको विदाउट नोटिस जो है वो डिसमिस कर दिया गया है। तो वो अगर केस करता है तो एम्प्लॉयर जो है उसको फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उसने क्यों डिसमिस किया है। अब एम्प्लॉयर के पास ऐसा समरी डिसमिसल का राइट कब आएगा, जब एम्प्लॉय जो है वो कमिट करता है सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सीरियस ब्रीच, तो अब एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय है वो बहुत सीरियस थी और उसके पास कोई चारा नहीं था इसके अलावा कि वो उसको इमीडिएटली डिसमिस कर दे। फॉर एग्जांपल वो एक एम्प्लॉय है, वो अपने किसी कोलीग के सर में डंडा मार के उसको जख्मी कर देता है शदीद किस्म का, या उसको इवन कत्ल कर देता है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो नोटिस तो नहीं देगा कि अब आपने कत्ल कर दिया तो हम आपको डिसमिस कर रहे हैं, या आपने वो ऑफिस के शीशे तोड़ दिए, बहुत ज्यादा झगड़ा कर लिए, तो वो फिर क्या करेगा, विदाउट नोटिस जो है वो उसको डिसमिस कर देगा। लेकिन समरी डिसमिसल में ये उस वक्त होगा जब एम्प्लॉयर ये कंसिडर कर रहा है कि एम्प्लॉय ने सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। अब एम्प्लॉय के पास पूरा राइट है कि वो उसको अनफेयर डिसमिसल या रॉन्गफुल डिसमिसल कंसिडर करते हुए उसके खिलाफ केस कर दे। अब समरी डिसमिसल जो है वो रॉन्गफुल भी हो सकती है, अनफेयर भी हो सकती है। समरी डिसमिसल की बेसिक डेफिनेशन ये है कि विदाउट नोटिस है। अब कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल इज वेयर द एम्प्लॉयर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब दोनों में डिफरेंशिएट करना है। समरी डिसमिसल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा था, एम्प्लॉय। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉय के पास जो है कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो रिजाइन कर दे विदाउट नोटिस। उसके लिए हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए कि अब एम्प्लॉय जो है वो काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल उसकी ट्रांसफर किसी ऐसे शहर में कर दी गई जहां पे वो पहुंच ही नहीं सकता, वहां पे वो जॉब ही नहीं कर सकता, मतलब जेलम से कराची कर दिया, या रावलपिंडी से जो है वो गिलगित में ट्रांसफर कर दी गई। तो एक एम्प्लॉय के लिए अपनी सारा सेटअप चेंज करके दूसरी जगह पे जाना मुमकिन नहीं है, और एम्प्लॉयर कह रहा है कि आप फौरी तौर पर मूव कर दें, तो अब एम्प्लॉय के पास कोई चारा नहीं है कि वो रिजाइन कर दें। अब एम्प्लॉय ने रिजाइन क्यों किया, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है विदाउट नोटिस। समरी डिसमिसल और कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में फिर बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों विदाउट नोटिस हैं। एक में एम्प्लॉयर डिसमिस कर रहा है, एक में एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है। एम्प्लॉयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या एम्प्लॉय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। रॉन्गफुल डिसमिसल इज अ कॉमन लॉ कॉन्सेप्ट, यानी कि ये लॉ के केसेस में, केस लॉ के थ्रू ये कॉन्सेप्ट आया। arising in specific circumstances, it gives the employee an action for breach of contract. अब इससे एम्प्लॉय को जो है जब रॉन्गफुल डिसमिसल होगी, अब अगर एम्प्लॉय कंसीडर करता है कि उसकी जो डिसमिसल है वो रॉन्गफुल है, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट केस कर देगा। क्योंकि डिसमिसल अब हम ऊपर बात कर चुके हैं, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर। तो चाहे एम्प्लॉय जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयर उसको निकाल रहा है, एम्प्लॉयर खुद ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है, लेकिन कहलाएगा वो क्या, डिसमिसल ही। रॉन्गफुल डिसमिसल में भी एम्प्लॉयर उसको डिसमिस कर रहा है, एम्प्लॉय कंसीडर करता है कि ये रॉन्गफुल डिसमिसल है, तो वो क्या करेगा, कंपनसेशन क्लेम कर देगा। अनफेयर डिसमिसल, अब रॉन्गफुल डिसमिसल और अनफेयर डिसमिसल में जो बेसिक डिफरेंस है वो है क्या कहते हैं उसका, डैमेजेस का। तो हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि अनफेयर डिसमिसल के केस में जो कंपनसेशन अवेलेबल है एम्प्लॉय को वो रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू रॉन्गफुल डिसमिसल। उसके बाद है जी करस्पॉन्डिंगली फेयर डिसमिसल इज अ स्टैट्यूटरी कॉन्सेप्ट। अब फेयर डिसमिसल है तो अगर एक एम्प्लॉय है वो कंसीडर करता है कि ये रॉन्गफुल या अनफेयर है, लेकिन एम्प्लॉय की बात जो है वो सॉलिड नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा, फेयर डिसमिसल कंसीडर किया जाएगा। हैज बीन डिसमिस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेयर रीजन अंडर द लेजिस्लेशन। अब जब उसने स्टेटमेंट ऑफ रीजन उससे मांगी, उसको वो एज अ प्रूफ जो है वो ट्राइब्यूनल के सामने पेश करेगा। अब ट्राइब्यूनल के सामने जब वो रीजंस देखी गई, तो अब या तो वो रीजंस जस्टिफाइबल होंगी या वो रीजंस जस्टिफाइबल
नहीं होगी। अगर एम्प्लॉयर उन रीजंस को जस्टिफाई नहीं कर पाता तो वो अनफेयर डिसमिसल या रॉन्गफुल डिसमिसल होगी, अदरवाइज वो फेयर डिसमिसल होगी। अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो रॉन्गफुल डिसमिसल है और अनफेयर डिसमिसल में इसमें जो डिफरेंस है वो रेमेडीज अवेलेबल पे है। रॉन्गफुल डिसमिसल में रिलेटिवली कम डैमेजेस ही वो क्लेम कर सकता है, लेकिन अनफेयर डिसमिसल में रिलेटिवली ज्यादा रेमेडीज अवेलेबल है। तो ये एक एग्जाम फोकस पॉइंट है, इसको जहन में रखना है कि अगर एमसीक्यू आता है जिसमें आपने ये डिस्टिंग्विश करना है कि एक डिसमिसल रॉन्गफुल है या अनफेयर है, तो वो रेमेडीज पे डिपेंड करता है। हाँ जी, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने जो बात की थी वो टर्मिनेशन बाय नोटिस की बात की थी, लेकिन उसमें भी समटाइम जो विदाउट नोटिस था, जैसे समरी डिसमिसल था या कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल था, तो वो टर्मिनेशन जो है वो विदाउट नोटिस थी। अब ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें हमने बात की थी समरी डिसमिसल की। तो समरी डिसमिसल में ब्रीच कौन कर रहा था? एम्प्लॉई। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल थी तो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल में ब्रीच कौन कर रहा था? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉई जो है वो रिजाइन कर रहा था विदाउट नोटिस। अब या तो वो कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉय के जो है वो एम्प्लॉयर के लिए जो है वो मतलब पॉसिबल नहीं रहता, या एम्प्लॉय जो है वो रेपुडिएट कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, रिजाइन कर देता है क्योंकि उसके लिए पॉसिबल नहीं है। टर्मिनेटेड बाय ब्रीच इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इसमें हम समरी डिसमिसल और कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल को आगे हम पहले देख चुके हैं। इनएबिलिटी ऑन द एम्प्लॉयर्स बिहाफ टू कंटिन्यू और रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉय, इसको हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। अब समरी डिसमिसल और कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, उनमें दोनों जो में एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी विदाउट प्रॉपर नोटिस। अब डिसमिसल विद प्रॉपर नोटिस इज जनरली हेल्ड टू बी लॉफुल। अगर प्रॉपर नोटिस दिया जाए, उसकी स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम दे चुके हैं। अनलेस इट इज शोन टू बी रॉन्गफुल और अनफेयर। तो रीजन ऑफ डिसमिसल नोटिस तो दिया गया, लेकिन रीजन ऑफ डिसमिसल जो थी वो उसकी वजह से या तो वो अनफेयर होगी या रॉन्गफुल होगी। However, the reasons of dismissal has to be determined in relation to both when the notice is given and when employment is terminated. कि नोटिस जब दिया गया था और जब एम्प्लॉयमेंट से उसको निकाला गया, तो उस दोनों को ध्यान में रखते हुए जो रीजन ऑफ डिसमिसल है उनको डिटरमिन किया जाएगा कि वो राइट थी या रॉन्ग थी। अब उसके बाद हम समरी डिसमिसल को डिटेल में डिस्कस करते हैं। समरी डिसमिसल क्या थी? एम्प्लॉयर जो है वो विदाउट नोटिस डिसमिस कर रहा था एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय ने जो है वो कोई सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की है। इफ हाउएवर दे हैव नो सफिशिएंट जस्टिफिकेशन, अब अगर एम्प्लॉयर जो है वो जस्टिफाई नहीं कर पाता, एम्प्लॉय डेफिनेटली केस कर देगा कि एम्प्लॉय को जो टर्मिनेट किया गया है, तो एम्प्लॉय ने जो है वो जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं की है, वो जस्टिफाई नहीं कर पा सकता। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बेसिकली किसकी तरफ से हो जाएगी? एम्प्लॉयर की तरफ से। एंड द एम्प्लॉय विल क्लेम रेमेडी फॉर रॉन्गफुल डिसमिसल। तो इसका मतलब ये है कि समरी डिसमिसल जो है वो रॉन्गफुल डिसमिसल बन जाएगी अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपनी जो डिसमिसल की रीजंस हैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाता। केस है जी इसमें गार्डनर swore at his employer using extreme obscenities. His action for wrongful dismissal succeeded as the employer's own conduct had provoked the outburst. This was solitary outburst following a history of diligence and competence. अब ये हुआ कि एम्प्लॉयर ने जो है वो उसको निकाल दिया, उसने जो है वो क्या कहते हैं एम्प्लॉई ने जो है उस पर कोई शूट आउट किया, उसको क्या कहते हैं मारने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा किया। तो उसमें वो कह रहा है कि चूंकि ये जो आउटबर्स्ट थी ये एम्प्लॉयर के कंडक्ट की वजह से थी, एम्प्लॉयर जो है वो काफी अरसे से एम्प्लॉई को तंग कर रहा था, तो उस वजह से उसने झगड़ा किया। तो एम्प्लॉई जो है वो रॉन्गफुल डिसमिसल का जो उसने केस किया था, अब रॉन्गफुल डिसमिसल का केस डेफिनेटली हर दफा जो है वो कौन करेगा? एम्प्लॉई करेगा।
अब अगर एम्प्लॉय जो है वो ओबे नहीं करता, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में देखा कि एम्प्लॉयर जो ऑर्डर देगा एम्प्लॉय को ओबे करना जरूरी है, लेकिन अगर एम्प्लॉय जो है वो ओबे करेगा तो वो लॉफुल इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। अगर वो इलीगल इंस्ट्रक्शंस हैं और एम्प्लॉय रिफ्यूज कर देता है उन इलीगल इंस्ट्रक्शंस को ओबे करने से, तो एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर उसको टर्मिनेट डिसमिस कर देता है, तो एम्प्लॉय रॉन्गफुल डिसमिसल का केस कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन डिसमिसल में ये था कि एम्प्लॉय खुद रिजाइन कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉय रिजाइन इसलिए कर रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो कोई बेसिक टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको बेसिक कंडीशन है, वो उसको टर्मिनेट कर रहा है। अब एम्प्लॉयर तो चाह रहा था कि वो जॉब कंटिन्यू करे, लेकिन उसके साथ जो एम्प्लॉयर है उसने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो एम्प्लॉयर जो है वो लाइबल है फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं कि वो कौन सा केस होगा जब कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल जो है वो अनफेयर या रॉन्गफुल डिसमिसल कंसिडर की जाएगी। उसमें सबसे पहली है मोबिलिटी क्लॉजेस। अब मोबाइल मतलब ये है कि एम्प्लॉय जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी ट्रांसफर की जा सकती है। तो एम्प्लॉयर में इंक्लूड मोबिलिटी क्लॉजेस इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय। दीज क्लॉजेस state that the employer may require the employee to work in various locations or areas including different countries। अब यहां पे अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ एम्प्लॉय ने साइन किया हुआ है तो इट मींस जनरली तो यही कॉन्सेप्ट बनता है कि एम्प्लॉय को वो ओबे करना चाहिए। Very often an employee will generally be based in a single location, but dispute arises when the employer's circumstances change and they invoke the clause in order to move the employee to different site। This may happen for instance where an employee decide to close down a particular office। अब एम्प्लॉयर ने जो है वो एक ऑफिस क्लोज कर दिया और वो एम्प्लॉय को कहता है कि किसी दूसरी जगह पे चले जाओ। टू अवॉइड मेकिंग एन एम्प्लॉय रिडंडेंट, वो उसको निकालने की बजाय मूव देयर प्लेस ऑफ वर्क। जनरली दीज क्लासेस आर वैलिड, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो मोबिलिटी क्लासेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई हुई हैं। अब एम्प्लॉय जो है वो ये समझता है जी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो रिजाइन कर देता है और वो सू कर देता है एम्प्लॉयर को, तो वो एम्प्लॉय ये केस नहीं जीतेगा, ये अनफेयर डिसमिसल नहीं कहलाएगी। If they are reasonable, if they are not held to be valid, the employee will have been constructively dismissed। अब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल है। ये बात अब याद रखनी है कि अगर केस MCQ आता है तो उसमें ये पॉइंट हाईलाइट करना आपके लिए जरूरी है कि डिसमिसल जो है वो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल उसी वक्त होगी जब एम्प्लॉयर जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगर एम्प्लॉयर ने जो है वो मोबिलिटी क्लॉज है उसकी वजह से उसको मूव करने का कहा और देयर आर वैलिड रीजंस, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। टू एस्टैब्लिश कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल एन एम्प्लॉय मस्ट शो दैट, अब एम्प्लॉय ने केस कर दिया, रिजाइन उसने खुद किया, केस किया, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल है, मतलब एम्प्लॉयर जो है वो क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो उसको साबित करना पड़ेगा इज एम्प्लॉयर हैज कमिटेड अ सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि अब एम्प्लॉयर समरी डिसमिसल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? एम्प्लॉय ने। अब एम्प्लॉयर ने उसको डिसमिस कर दिया। अब एम्प्लॉयर को साबित करना था कि एम्प्लॉय ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब किसको साबित करना है? एम्प्लॉय को। तो ये रेपुटेटरी ब्रीच है। एम्प्लॉय कहता है कि चूंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया इसलिए मैंने रिजाइन किया। He left because of the breach, और उसने छोड़ा उस ब्रीच की वजह से है। He has not waived the breach, thereby affirming the contract। उसने ब्रीच जो है वो क्या कहते हैं वेव ऑफ नहीं की, इसलिए वो अफर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। अब या तो वो उसको रिजाइन कर देगा, या अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो अब कॉन्ट्रैक्ट को अफर्म कर सकता है, यानी कि वो नोटिस दे और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो जॉब करता रहे, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको अफर्म किया। The breach must be serious। Examples of breaches of contract which have lead to claims of constructive dismissal include the following: reduction in pay, अगर उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें पे कुछ और थी, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है।
complete change in nature of the job, failure to follow the prescribed disciplinary procedures, failure to provide suitable working environment, failure to implement a proper procedure. तो इन सारे केसेस में जो है वो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. तो इस सूरत में एम्प्लॉय जो है वो उसको रिजाइन करेगा. इट इज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल. और एम्प्लॉय अगर ये साबित कर देता है कि एम्प्लॉयर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो अनफेयर डिसमिसल या रॉन्गफुल